नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं वीरेंद्र सिंह। सत्ता के गलियारों में क्या हलचल है और पर्दे के पीछे की क्या खबरें हैं, आइए देखते हैं पावर सेंटर के इस खास कार्यक्रम में। कोरोना महामारी ने तमाम सारे लोगों को अर्श से फर्श पर ला दिया है। रुपहले पर्दे से लेकर मुंबई जो आर्थिक नगरी है, जो कभी सोती नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम गुदड़ी के लालों ने जाकर मुंबई में अपने नाम बनाया। पूरी हिंदुस्तान में और दुनिया में उनका नाम चमका। बालिका बधू एक सीरियल है टीवी का जो बहुत फेमस हुआ, हर घर में देखा जाता है, हर कोई जानता है। उसके डायरेक्टर राम वृक्ष गौड़ इन दिनों सब्जी बेच रहे हैं। आप सोचेंगे कैसे? कोरोना ने पूरे देश में जो काम धंधे ठप किए हैं, ये उसी का नतीजा है। राम वृक्ष गौड़ आजमगढ़ के रहने वाले हैं और अपने बच्चे की परीक्षा दिलाने फरवरी में मुंबई से आजमगढ़ आए थे, लेकिन लॉकडाउन हो गया मार्च में और उसके बाद से वो मुंबई नहीं जा पाए। कुछ दिन तो चलता रहा, लेकिन दाल रोटी का संघर्ष जब भारी पड़ने लगा तो वो सब्जी का ठेला लगाने लगी। बालिका बधू चर्चित सीरियल है, हर घर में लोग जानते हैं उसको। इसके अलावा उन्होंने तमाम सारे टीवी सीरियल बनाए जिसमें ज्योति, कुछ तो लोग कहेंगे, सुजाता, कई सारे धारावाहिकों के वो डायरेक्टर रहे हैं। उनके एक इशारे पर बड़े बड़े हीरो हीरोइन, टीवी सीरियल के कलाकार नाचते गाते उछलते कूदते हैं। लेकिन वक्त का फेर देखिए कि जिसके जीवन में हर समय चमक दिखती थी, आज वो अंधेरे में बैठा है। ईश्वर का शुक्र है कि उनके पास आजमगढ़ में रहने को अपना घर है, अपने बच्चों के साथ वहीं वो रहते हैं, लेकिन खर्चा चलाने के परिवार का गुजारा करने के लिए अब वो सब्जी का ठेला लगा रहे हैं डीएम आवास के पास। घरों पर भी जाकर कॉलोनियों में वो ठेले से सब्जी बेचते हैं। इससे रोज उनकी 100-200 रुपए की जो कमाई हो जा रही है, उससे परिवार का वो पेट पाल रहे हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की सच्चाई इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि एक बाप जो इतना मजबूर हो जाए, जिसके बच्चे हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर में पले बढ़े हों, मुंबई जैसी माया नगरी में, महानगर में, जिन्होंने सारी चमक धमक देखी हो, वो गांव में सब्जी से जो आमदनी होती है उससे अपना पेट पाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मदद की है एक दूसरे की। राम वृक्ष गौड़ को भी उम्मीद है कि कोई ना कोई एक दिन पारखी आएगा, हो सकता है किसी की नज़र उन पर पड़े, कोई सोनू सूद पैदा हो जो पूरे हिंदुस्तान में लोगों की मदद कर रहा है। परिवार का दर्द यह है कि इस लॉकडाउन के 8 महीने में जो उन्होंने खोया है, जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, अब वो दोबारा मुंबई कब जा पाएंगे, कैसे फिर वहाँ से काम शुरू हो पाएगा, क्योंकि फिल्म नगरी में, टीवी सेक्टर में भी अभी काम उतनी तेजी से शुरू नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर इतना है कि जिनके जीवन को हम बहुत चमक धमक भरा और रंग बिरंगा समझते हैं, उनके यहाँ भी हमारे आपके जैसे ही तमाम कष्ट हैं। वो भी गरीबी झेलते हैं, वो भी दर्द सहते हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इसने पोस्टर लगवाने का काफ़ी एक नया सिलसिला शुरू किया है। पहले ये हुआ कि जो लोग सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके पोस्टर लगेंगे चौराहों पर, शहरों में। तो विपक्ष ने उसके जवाब में कई सारे पोस्टर लगा दिए। अभी पिछले सप्ताह सरकार ने यह ऐलान किया कि दुराचारियों के फोटो चौराहों पर लगाए जाएंगे, जो लोग बहन बेटियों के साथ दुराचार करते हैं। तो विपक्ष ने भी बीजेपी को उसी की स्टाइल में फिर जवाब दे दिया कि तमाम सारे दुराचारी और बीजेपी के नेताओं से बेटी बचाओ। उसमें स्वामी चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर और कई सारे बीजेपी के नेताओं के फोटो और पोस्टर लगा दिए गए, सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिए गए।
प्रयागराज में और जौनपुर में चौराहों पर भी समाजवादियों ने इनके पोस्टर लगा दिए। अब पुलिस के सामने मुसीबत यह है कि आए दिन पोस्टरबाजी हो जाती है और पुलिस उसको फड़वाती है, पहुंचती है, पकड़ती है, मुकदमा लिखवाती है, लेकिन तब तक डांट पड़ जाती है, सरकार की किरकिरी हो जाती है। सरकार के हर एक्शन की काट विपक्ष के लोग निकाल रहे हैं। बड़ा आश्चर्यजनक है कि सरकार जितना कठोर संदेश देना चाहती है, विपक्ष उतनी ही तेजी से उनके अपने घर पर तमाम हमले कर देता है। जब कुनबा बहुत बड़ा हो जाए, जब परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें तमाम सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, रहते हैं, जिनके चरित्र के और व्यक्तिगत जीवन के बारे में हर समय निगरानी नहीं हो सकती। और यही बीजेपी की एक बड़ी समस्या है। वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो मेंबर को भी कोई बसपा में रहा है, कोई सपा में रहा है, कोई कांग्रेस में रहा है, कोई दूसरे दलों में रहा है, वहाँ से भी आए हैं। और साथ साथ उनका जो इतिहास है, जो उनका चरित्र है, जो भूगोल है, वो भी आया है। और तमाम बीजेपी के भी लोग हैं। जब सत्ता आती है तो तमाम अपने साथ बुराइयां भी लेकर आती है। सत्ता का तमाम काला पक्ष भी है। और जब ये सब खुलते हैं तो सरकारों की किरकिरी होती है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले इतने बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं कि उस पर सरकार फिर फेस सेविंग नहीं कर पाती। 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर पोस्टर लगा। आईपी सिंह ने मुख्यमंत्री चौराहे पे पोस्टर लगवा दिया, समाजवादी पार्टी के नेता ने, उसमें बेटी बचाओ बीजेपी के नेताओं से। फिर दारुल सफा पे पोस्टर लगा दिए गए। अब आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रयागराज में और सोशल मीडिया पे तमाम सारे नेताओं के पोस्टर जारी कर दिए। तो पोस्टर से सरकार जहां अपराधियों के हौसले पस्त करना चाहती है, वहीं विपक्ष ऐसे ऐसे पोस्टर निकाल दे रहा है कि बीजेपी नेताओं के लिए भी सर झुकाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। सियासत में कुछ नेता ऐसे हैं जो पदचिन्हों पर चलने के साथ साथ अपने पदचिन्ह खुद भी बनाते हैं। बीजेपी के विधायक हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उनके ऊपर भी ये बात काफ़ी लागू होती है। राधा मोहन दास अग्रवाल पेशे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और 4 बार से वो विधायक हैं बीजेपी के। अब वो जब से उनकी सरकार आई है, उन्होंने निर्णय किया कि फैसला ऑन द स्पॉट होगा, चाहे वो जल निगम का नाला बनाने का काम हो, पाइपलाइन का काम हो, बिजली विभाग से कनेक्शन देने का काम हो, या क्षेत्र में रोड बनाने का काम हो। राधा मोहन दास अग्रवाल हर जगह खुद मौके पर जाते हैं और भ्रष्टाचार को और गड़बड़ी को वहीं मौके पर पकड़ते हैं और वहीं पर फैसला कराते हैं। ताज़ा मामला है, उनके क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के लिए कैंप लगा था। कैंप में वो खुद मौजूद थे, लाउड स्पीकर पर बुलाते हैं, नाम पूछते हैं, किसी को घूस तो नहीं दिया, किसी ने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा। ऐसे ही कैंप में एक मामला आया कि एसडीओ और जेई ने 1500 रुपया घूस ले ली एक उपभोक्ता से। महिला थी, गांव की थी, गरीब थी, बोलने में हिचकिचा रही थी, लेकिन विधायक ने खुलेआम ललकारा और सारे अधिकारी बैठे थे, एक्सीएन से लेके एसडीओ, जेई और सारे और विभागों के भी अधिकारी। राधा मोहन दास ने वही मौके पर फैसला कर दिया और पैसा वापस कराया, कनेक्शन मुफ्त दिलाया। ये तो एक मामला है। हर कोई चाहेगा कि उनका विधायक ऐसा हो, क्योंकि बीजेपी इसी तरह के चरित्र के लिए जानी भी जाती है। और जब से राधा मोहन दास अग्रवाल ने जल निगम के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोला और जो पाइपलाइन पड़ रही थी घटिया, उसके बाद से इंजीनियरों में लगातार भय बना हुआ है। और दूसरा मामला पीडब्ल्यूडी के एई के सिंह का था, जिसके ट्रांसफ़र को लेकर जो बवाल हुआ, जो विधायकों में, सांसदों में जिस तरह से आमने सामने लोग आए और जीत आखिरकार सच्चाई की हुई। राधा मोहन दास अग्रवाल पेशे से डॉक्टर हैं, चलने के लिए कोई कार नहीं है, लखनऊ में भी पैदल, रिक्शा और स्कूटर और साइकिल से भी घूमते हैं। संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, दुकान से दूर दूर तक नाता नहीं है।
राजनीति में जो उच्च कोटि का चरित्र होता है वो राधा मोहन दास अग्रवाल के पास है। ये जरूर है कि वो उस गोरखपुर से आते हैं जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के बहुत से नेताओं को उनका यह स्टाइल खटकता है, पसंद नहीं आता है, लेकिन चरित्र बहुत बड़ी चीज है। कई सालों की मेहनत के बाद इसे कमाया जाता है। मामूली से घूस पात में इसको गंवाया नहीं जा सकता। राधा मोहन दास अग्रवाल एक आदर्श नेता है उत्तर प्रदेश की आज की स्थिति में, जो खुलेआम अपने सरकार के अफसरों को भी आईना दिखाते हैं और वो दावा करते हैं कि उनके निधि से बनी हुई कोई भी सड़क 50 साल तक नहीं टूट सकती। कल्पना नहीं कर सकते आप कि जिस प्रदेश में विधायक निधि में 50% कमीशन घूसखोरी होती हो, जहां विधायक खुद ये कहते हो कि डीएम सीडीओ ब्लॉक तक हमारा विधायक निधि में कमीशन देना पड़ता है, वहां पर राधा मोहन दास अग्रवाल न 1 रुपया कमीशन लेते हैं, न 1 रुपया कमीशन देते हैं। क्वालिटी और गुणवत्ता से वे कोई समझौता नहीं करते और यही चीज़ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपनाई है। ऐसे नेता, ऐसे एमएलए को भारत समाचार का सलाम है। उत्तर प्रदेश देश में पिछड़ा प्रदेश क्यों है? यहाँ इन्वेस्टर समिट हर सरकार में बहुत बड़ी बड़ी होती है और खूब कई लाख करोड़ के एमओयू होते हैं, खूब ढिंढोरा भी पीटा जाता है, लेकिन फैक्ट्री एक को लग नहीं पाती। अब मामला 2018 के इन्वेस्टर समिट से जुड़ा है, फरवरी में हुआ था और आज 2020 खत्म होने को आ रहा है, तीसरा साल है। बंगाल के एक व्यापारी हैं राम सनेही शर्मा, वो अपने गृह जिले बलरामपुर में एक धागा बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। इन्वेस्टर समिट में 970 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ, निवेश करने की बात हुई। इससे करीब 2200 लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन यूपी सरकार के अफसरों ने इसमें ऐसा पलीता लगाया कि आज तक प्रोजेक्ट 1 इंच नहीं बढ़ पाया। 9 महीना हो गया। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास जो आलोक कुमार हैं और आलोक टंडन जो कमिश्नर आईआईडीसी हैं, ये 9 महीने से राम सनेही शर्मा का फोन ही नहीं उठा रहे हैं। बलरामपुर में उन्होंने 35 एकड़ जमीन चिन्हित की थी खरीद करने के लिए, जिसमें बिजली विभाग से सब्सिडी मिलनी थी, कुछ कनेक्शन की और जिससे वो अपनी बाउंड्री कराते, और औद्योगिक विकास विभाग से क्लियरेंस होने थे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई, मतलब कि जमीन तोड़ने वाली सेरेमनी तो खूब हुई, लेकिन फैक्ट्री एक को नहीं दिख रही है, किसी चिमनी से धुआं निकल रहा हो। 2.5-3 साल का समय हो गया, सरकार के पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, व्यापारिक फ़ोन इनके अफसर उठा नहीं रहे हैं। आलोक कुमार को तो लाया भी इसीलिए गया कि जो चल रहा हो वो ठप कर दो, क्योंकि जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तहाँ बिजली विभाग में भी वो रहे। वहाँ ऑलरेडी सीबीआई जांच चल रही है, जिसमें पैसा 4000 करोड़ रुपया चला गया था प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के भविष्य निधि का। तो सरकार अपने अफसरों की कारस्तानी और कारगुजारी देखना नहीं चाहती, या देखकर भी आंख मूंद लेती है। अफसर का क्या है, वो तो अपना समय काट लिया, बढ़िया विभाग में रह लिया, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं जनता ने मैंडेट दिया तो बाहर विपक्ष में बैठना पड़ेगा, सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। यूपी के अफसरों के कारनामा सिर्फ एक वानगी है, एक मामला है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो परवान नहीं चढ़ पा रहे हैं, कहीं ज़मीन नहीं मिल रही, कहीं सब्सिडी नहीं मिल रही, कहीं बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, तमाम सारे कारण। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफसर कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब आलोक कुमार जिन्होंने बिजली विभाग का भट्ठा बैठा दिया, अब उनको उद्योग विभाग को लाया गया चलाने के लिए। औद्योगिक विकास विभाग में 8 अथॉरिटी हैं करीब, और उसके सब के चेयरमैन आलोक टंडन हैं। नोएडा में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ में लीडा, गोरखपुर में गीडा, जितना जौनपुर में सीडा, सब में आलोक टंडन उसके चेयरमैन हैं। और हालत यह है कि फैक्ट्री उद्योग एक को नहीं लग रहा है। उद्योगपति 2.5-3 साल से इंतजार कर रहे हैं। अगर
आज राम सनेही शर्मा की धागा बनाने की फैक्ट्री लग जाती तो 2-2,500 युवा हमारे यहाँ रोजगार पा जाते, करोड़ों का व्यापार बढ़ जाता, टर्नओवर बढ़ जाता। एक आदमी बंगाल से आकर अपने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर लाल फीताशाही, नौकरशाही की अड़ंगेबाजी ने सब बर्बाद करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश को तरक्की का प्रदेश बताया जाता है, ईज ऑफ डूइंग में हम नंबर 2 पे हैं, और हकीकत देख लीजिए, ईज ऑफ हकीकत वो अफसरों ने मटिया मेट कर रखा है। तो बहरहाल यूपी में उद्योग लगाना इतना आसान नहीं है। पहले इसे लोग क्राइम प्रदेश कहते थे कि क्राइम के डर के मारे नहीं आते, बिजली नहीं मिल पाती, उद्योगपति नहीं आते। अब हालात यह है कि कुछ दिन में उद्योगपति अफसरों के नाते नहीं आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, लेकिन बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने अब यह नारा बदल दिया है। अब उन्होंने किसानों के साथ हो रही लूट और भ्रष्टाचार पर बोला है। उनका नारा है कि जय अंबानी जय अडानी मर रही किसानी। सोशल मीडिया पर श्याम प्रकाश बेबाक बोल रहे हैं। उनका यह आरोप धान खरीद में धांधली को लेकर है। उनका दर्द है, उनका दर्द इसलिए भी जायज है कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही किसानों के लिए बिल लाई है, उनके लिए कानून लाई है, और कहा है कि अब कारपोरेट ढंग से खेती होगी और किसान को अपनी उपज का और बढ़िया दाम मिलेगा। बीजेपी विधायक की बेबाकी ये बता रही है, 18 रुपया का धान 10 रुपया और 11 रुपया में खरीदा जा रहा है, बाकी रुपया अड़तिया की जेब में, अफसर की जेब में जाएगा। श्याम प्रकाश अपनी बेबाकी से अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र है कि उसकी नींद ही नहीं टूट रही है। उत्तर प्रदेश में और देश में क्या वाकई अब खाली अंबानी और अडानी की ही जय बोली जाएगी? किसान जो अन्नदाता रहा है, जो सबका पेट पालता रहा है, उसकी किसानी मरती रहेगी? इस देश की एक सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि चाहे करोड़पति हो और चाहे झोपड़ी में रहने वाला गरीब किसान, सबके घर की रोटी की साइज एक ही होती है, न किसी की बड़ी होती है न छोटी। लेकिन किसानों को लूट कर खाने का जो भ्रष्टाचार है, ये पूंजीपतियों और अफसरों का जो गठजोड़ है, ये इसको लूट रहा है। सरकारें ये दावा करती हैं कि वो अंतिम आदमी के दुख दर्द को जानना चाहती हैं, उस पर मरहम लगाना चाहती हैं, किसान का जीवन सुधारना चाहती हैं, उसकी आय दुगना करना चाहती हैं। कैसे? यही बड़े बड़े कारपोरेट हाउस और धन्ना सेठ, जिनका पेट इतना बड़ा है कि करोड़ों अरबों के बाद भी उनको किसान की सुधि नहीं आती कि उसके तन पे कपड़ा है, कि उसके पैर में चप्पल है कि नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री इसलिए चप्पल ना पहनता रहा हो कि उसके देश के गरीब और आम आदमी के पास चप्पल नहीं है पैर में, उस देश में किसान को लूटने के लिए आढ़तिया से लेकर सरकारी तंत्र इतना जाल बिछाएगा, हर साल सक्रिय होगा और खुलेआम होगा, और सरकारें आएंगी जाएंगी, ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, कोई रोक नहीं पा रहा है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। पता नहीं कब सरकारें सच्चाई को समझेंगी। विपक्ष में रहते हैं तो खूब समझते हैं, खूब आरोप लगाते हैं, खूब मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही पता नहीं क्यों आंखों पे पट्टी बन जाती है। लोकतंत्र में बहुमत की सरकारों में बहुत ताकत होती है। योगी सरकार में पिछले 3.5 साल में सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर मीडिया और सरकार के बीच जो संवाद था, वो उसमें दूरियां आती गईं। कुछ अफसरों के अहंकार ने इस दूरियों को और बढ़ाया, जिसके चलते जनता में और एक मीडिया के वर्ग में लगातार खटास बढ़ती गई सरकार को लेकर। सरकार ने 3.5 साल के बाद अवनीश अवस्थी को अपर मुख्य सचिव सूचना पद से हटा दिया। उनकी जगह मैनेजमेंट के जादूगर कहे जाने वाले नवनीत सहगल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सहगल वाकई में एक काबिल अफसर हैं,
मिलनसार हैं, उनके अपने व्यक्तिगत रिश्ते हैं मीडिया घरानों से भी और पत्रकारों से भी। एक तरह से नए उत्साह का संचार हुआ है, एक पॉजिटिव माहौल डेवलप होने वाला है। सहगल सरकार और मीडिया के बीच एक सेतु की तरह संवाद कायम करेंगे और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में उनकी जो महारत रही है पहले से, अब उसका वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे। सहगल की ताजपोशी मीडिया के लिए इसलिए भी मुफीद है कि जो सरकार में मीडिया को लेकर निगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, उसमें कमी आएगी, उस पर लगाम लगेगी। निश्चित ये बड़ा फैसला है। उनके साथ मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को भी लगाया गया है। संजय प्रसाद भी अपने व्यवहार के चल काफ़ी लोकप्रिय अधिकारी हैं। ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को आने वाले वक्त में काफ़ी राहत देगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अवनीश अवस्थी के कार्यकाल में 100 से ज़्यादा पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए। अवनीश अवस्थी के रहते उत्तर प्रदेश में सरकार, मीडिया और जनता के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। प्रदेश में सरकार मीडिया के निशाने पर आती जा रही थी। सरकार ने इस बात को महसूस किया, बीजेपी के संगठन ने भी इस बात को महसूस किया होगा। नवनीत सहगल 1988 बैच के एक ऐसे काबिल अफसर हैं जो जहां रहे उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। असंभव को संभव बनाना ये सहगल को आता है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में उनके लिए काफ़ी सम्मान है और लोग हसद भरी निगाहों से उनकी ओर देख भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे वो बेस्ट अफसर साबित होंगे, ये बात भी कही जा रही सत्ता के गलियारों में। सहगल के साथ साथ कुछ और परिवर्तन भी हुए। मनोज कुमार सिंह जो समाज कल्याण में एसीएस थे और अल्पसंख्यक विभाग भी उनके पास था, उनको महत्वहीन विभाग में भेजा गया है, उनको उद्यान विभाग दिया गया है। बाबूलाल मीना जो उद्यान में थे, अब उनको समाज कल्याण और अल्पसंख्यक दोनों का चार्ज दिया गया है। मनोज कुमार सिंह को हटाने के पीछे क्या कहानी रही, इसमें ठाकुर लाबी के ही कुछ नेता इसका कारण माने जा रहे हैं। दूसरा कारण और है कि जो समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनका अत्यधिक हस्तक्षेप अपने विभागों में रहता है। इसके नाते भी मनोज सिंह अब इस विभागों से हटना चाहते थे। 3.5 साल के करीब वो यहाँ पर समय गुजार चुके थे। बाबूलाल मीना एक ऐसे अफसर माने जाते हैं जो अभी तक इस सरकार की निगेटिविटी वाली श्रेणी में आते थे। अब जो काम वहाँ चल रहे थे अल्पसंख्यक में और समाज कल्याण में, अब उन मंत्रियों को भी समझ में आ जाएगा कि कोई ठीक प्रमुख सचिव मिला है उनको। लेकिन इतना ज़रूर है कि नवनीत सहगल को सरकार ने बहुत देर से एंट्री दी, तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। अब इसकी भरपाई वो कितनी जल्दी करेंगे, कितनी तेज़ करेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सहगल और सरकार दोनों के लिए हम इतना कहेंगे कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। तो बहुत देर से लोगों की इस दर पर आंखें लगी थीं। तो पावर सेंटर में इस बार इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर कुछ रोचक और चटपटी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।